गृहमंत्री गोटे कथा एथर पश्चिमबंग में बीजेपी निश्चित सरकार गढ़ दल 200 रु अधिक आसन जितिब बीजेपी सरकार गढ़िले कौन हेब पश्चिमबंगर स्थिति राज्य में होतिबा राजनीतिक हिंसाकांड रे लागिबो कि रोक कौन कहउचंती अमित शाह आसंतु देखिबा प्रचार बेले तांकु भेटिथिले न्यूज 18 इंडिया रो इनपुट एडिटर अमिताभ सिन्हा। विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई थी प्रचार की, तब गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ के विधायकों, सांसदों और जनता को वादा किया था कि हम इस इलाके में हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर प्रचार करेंगे। उस वादे को वो निभा रहे हैं। कल भी उन्होंने 2 रोड शो किए, 2 जनसभाएं की। आज फिर पूरे दिन में 6 कार्यक्रम उनके तय हैं। हमारे साथ खुद इस वक्त अमित शाह जी मौजूद है, गृह मंत्री, और मैं उनके साथ कैंपेन ट्रेल पर हूँ। अमित भाई, मैंने बांकुरा से आपका सफर देखा अभी तक, काफी 6 महीने का सफर काफी हेक्टिक रहा। क्या माने हम लोग की कुछ सफलता पाई आपने? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल की समस्याओं को समझने में और बहुत चर्चा विचार कर इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका रोड मैप बनाने में सफल रही है। मैं मानता हूं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, बंगाल यूनिट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारा संकल्प पत्र बंगाल की सभी समस्याओं का स्थायी समाधान है, और वो तभी हो सकता है जब कोई पार्टी जनसंपर्क कर उनकी समस्याओं को समझे और एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से उसका समाधान क्या हो सकता है इस पर चिंतन करे। तो मुझे लगता है बंगाल यूनिट ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे सारे नेता लोगों के बीच में गया है। मैं भी लगभग 7 महीने से, और वैसे देखा जाए तो 2017 से बंगाल के हर हिस्से में जाने का प्रयास किया है। यहाँ की समस्या को, यहाँ की जनता को समझने का, पहचानने का प्रयास किया है। और आज परिणाम स्वरूप हम मोदी जी के नेतृत्व में 200 सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं, वो सुनिश्चित है। अमित भाई, मेहनत तो आप लोगों ने बहुत की, बीजेपी ने बहुत की, बहुत चिंताएं थी, लेकिन सबसे जो मुश्किल बाधा थी वो आप क्या मानते हैं यहाँ पर भी, जो पिछले 6 महीने में आई, 2 साल से आप लोग मेहनत कर रहे हैं? देखिए, बंगाल यूनिट हमारे लिए लोकसभा चुनाव के पहले ऐसा माना जाता था कि बंगाल में बीजेपी बहुत कमजोर है। ये परसेप्शन को तोड़ना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, मगर मोदी जी के नेतृत्व में हम इसमें सफल हुए। 18 सीटें जीते। 18 सीटें जीतने के बाद हमें ये भरोसा दिलाने में हम सफल रहे कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। बीजेपी सत्ता में आ रही है, कुछ ऐसा आश्वासन देंगे कि बीजेपी आएगी तो हत्याओं का दौर थम जाएगा, बंद हो जाएगा? निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ये राजनीतिक हिंसा वाला अंतिम चुनाव, इस चुनाव की घोषणा के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के 7 कार्यकर्ता मार दिए गए, क्योंकि यहां पर पहले कम्युनिस्टों ने और बाद में तृणमूल कांग्रेस ने राजनीतिक हिंसा को राज्याश्रय दिया है। इसके कारण राजनीतिक हिंसा हुई है। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। एक कुछ बिहार में जो हुआ है 2-3 दिन पहले, जिस तरह से वहां पे गोलीबारी चली, एक आपका इस्तीफा मांगा गया ममता दीदी के द्वारा, इसको जेनोसाइड कहा गया, तो आपको लगता नहीं है कि एक जो गुजरात में चुनाव हुए थे वहां मौत का सौदागर जैसे कह दिया गया था, वैसे ही जेनोसाइड कह के इसको भड़काने की कोशिश हो रही है? देखिए, इसमें बाकी सब चीजें तो राजनीति के, मैं इसमें पचड़े में पड़ना नहीं चाहता। दीदी के उकसावे से ये युवा CIFS के हथियार छीनने गए थे, इस पर हमला किया और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। मगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात राजनीतिक दृष्टि से ये है कि इसमें हमारा सुबह एक कार्यकर्ता भी मारा गया। दीदी ने CID की जांच 4 लोगों की हत्या के लिए की जो पुलिस गोलीबारी में मारे गए, मगर जिस कार्यकर्ता को तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने मारा, उसकी हत्या की जांच के लिए दीदी ने ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि वो राजवंशी समाज से, और ये 4 लोग जो मारे उनकी वोट बैंक से मरे, वो उनकी वोट बैंक से। तो जहां पुलिस की गोलीबारी से मौत होती, वहां CID की जांच कर रहे हो। जहां गुंडे आकर किसी को मार देते हो, इसकी जांच नहीं करते हो। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स का इससे क्लासिक एग्जांपल और कोई हो नहीं सकता। बयान उनका भी आया था कि CRPF को घेरो। अब उनके ऊपर 24 घंटे का बैन लग गया है प्रचार का, और अब वो धरने पर बैठ गई है कलकत्ता में। देखिए, ये मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग जिस प्रकार से बयान दिया, नोटिस आना स्वाभाविक था। उसमें गलती का एहसास करने की जगह सत्ता का एरोगेंस मुझे तो ज्यादा दिखा जवाब में। परंतु ये चुनाव आयोग ने बहुत संयमित फैसला लिया है। सिर्फ 24 घंटे का बैन लगाया है। अभी 7 दिन चुनाव, और चुनाव प्रचार कर ही सकती है। अगर चुनाव आयोग इतनी भी सख्ती नहीं करेगा
तो नहीं मैं मानता कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इम्प्लीमेंटेशन चुनाव आयोग करा पाएगा। ये मेरा अपना व्यू है। पहले धरना प्रदर्शन करना बीजेपी के खिलाफ, उसके बाद उनके पैर में जख्म लगना, बीजेपी को उसके लिए दोषी ठहराना, अब ये धरना, अब ये डेमोन्स्ट्रेशन पर बैठना चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ। और आपको लगता नहीं वो सिंपैथी एक बटोरने की कोशिश कर रही है बंगाल की जनता का? वो स्टेज में मानता हूं चला गया है। अब सिंपैथी बटोरने से कोई चुनाव बच नहीं पाएगा। बंगाल की जनता इनको बहुत अच्छे तरीके से 10 साल में पहचान चुकी है। इसी में एक लोकल फैक्टर, एक लोकल कार्ड खेलने का काम किया है ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित भाई शाह को ही सारी कमान संभालनी पड़ रही है। चलिए अब देखिए बंगाल की जनता क्या कहती है। स्वाभाविक रूप से मेरी पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, तो हमारे राष्ट्रीय नेता यहाँ प्रचार करने आते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कोरोना का सेकेंड वेव जो है, हम देश की जनता ये भी जानना चाहती है कि जो सेकेंड वेव आया है, काफी है, लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, ये कब तक हम लोग को इससे बचाव करके रखना पड़ेगा? देखिए ये महामारी इस प्रकार की है कि जिसमें इस प्रकार की कोई निश्चित तिथि देना बहुत दिक्कत वाली बात है। मगर जिस तेजी से वैक्सीनेशन चल रहा है और मोदी जी ने इसको जन अभियान बनाने के लिए भी अभी भी कुछ दिन पहले ही सारे मुख्यमंत्रियों से बैठक करी, कल सारे गवर्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस है और एक जन आंदोलन के रूप में प्रिकॉशंस को ले जाने का एक मुहिम मोदी जी चल रहा है। मुझे लगता है कि हम ये दूसरी लड़ाई में भी सफलता से बाहर आएंगे। अमित भाई, अब सिर्फ पूछना चाहूंगा, अब इतने 4 राज्यों में चुनाव है, तो हम माने 3-2 का स्कोर रहेगा इस बार? नहीं, देखिए ये 3 राज्य तो हम निश्चित जीतेंगे, बंगाल, असम और पांडिचेरी। केरल में हम हमारी स्थिति सुधारेंगे। मैं मानता हूं कि एनडीए तमिलनाडु में भी अच्छा करेगा। अमित भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका कैंपेन ट्रेल करवाने के लिए साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद से बात करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अमिताभ सिन्हा, दार्जिलिंग, न्यूज़ 18 इंडिया।